तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अमेज़न रिवर के बारे में, जितने भी इसके फैक्ट हैं। ठीक है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, कौन से कॉन्टिनेंट में ये पाई जाती हैं और कहाँ कहाँ से, मतलब कौन कौन सी कंट्रीज से होकर ये बहती हैं, कौन कौन सी इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, कहाँ से ये ओरिजिनेट होती हैं और कहाँ पर जाके ये ख़त्म होती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से जानेंगे, पूरे इसके जितने भी फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में, इस नदी के बारे में बिल्कुल डिटेल से जानने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं अमेज़न रिवर की, तो इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से समझने वाले हैं। कुछ बेसिक फैक्ट्स की बात करें तो इसकी लोकेशन सबसे पहले, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी लोकेशन। ठीक है, इसकी लोकेशन यानी कि ये है कहाँ पर स्थित। तो साउथ अमेरिका, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, तो वहाँ पर ये लोकेटेड है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे देश आते हैं और ये मेनली थ्रू, मतलब कि कुछ जो कंट्रीज़ हैं उनसे ही होकर गुजरती है ये नदी। ठीक है, जो कि जिसमें ब्राज़ील में इसका बहुत बड़ा पार्ट यहाँ से होकर गुजरता है अमेज़न रिवर का। पेरू और कोलंबिया, इन तीन कंट्रीज से होकर गुजरती हैं ये रिवर। ठीक है, जो साउथ अमेरिका की ये तीन कंट्रीज हैं। ओरिजिन की बात करें कि ओरिजिन, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसकी शुरुआत होती है एंडीज माउंटेन से। जो एंडीज माउंटेन्स आपने सुना होगा, साउथ अमेरिका में ऊपर से लेकर और नीचे तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक काफ़ी लंबी एक पट्टी के रूप में ये जो माउंटेन है ये ऐसे यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, साउथ अमेरिका में। तो ये पेरू, जो पेरू कंट्री है, ठीक है, तो वहीं पेरू कंट्री में जो एंडीज माउंटेन है वहीं से ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है, अमेज़न रिवर वहीं से इसका उद्गम होता है। और ये कहाँ पर ख़त्म होती है, इसका माउथ यानी कि इसका मुहाना कहाँ पर है, अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक जो ओशन है उसमें ख़त्म होती है ये नदी। ठीक है, यहाँ से ओरिजिनेट होती हुई, जो पेरू से ओरिजिनेट होती है और अटलांटिक ओशन में ये समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसकी लंबाई की बात करें तो ये 6400 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। 6400 किलोमीटर, बहुत बड़ी ये नदी है। ठीक है, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी इसको कहा जाता है। ठीक है, नाइल रिवर के बाद। लेकिन अगर बात करें वाटर डिस्चार्ज की, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी है। ठीक है, नाइल रिवर से भी ज़्यादा। तो सबसे बड़ी नदी है दुनिया की ये। ठीक है, अगर लंबी पूछी जाए तो लंबी में ये नहीं है, लंबी है नाइल रिवर। ठीक है, नील नदी, जो कि अफ्रीका में स्थित है। अब बात करें इसके डिस्चार्ज वाटर की, तो इसमें कितना पानी लोकेटेड, मतलब कि वो है, इसमें कितना पानी है इस अमेज़न रिवर में, तो इसमें दुनिया की सबसे बड़ी नदी है ये वाटर डिस्चार्ज के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि दुनिया का 20% जो ग्लोबल रिवर डिस्चार्ज है, यानी कि दुनिया की जो सभी जो रिवर्स हैं, नदियां हैं, तो उनका अकेला 20% जो पानी है वो अकेले इस अमेज़न रिवर में है। ठीक है, दुनिया की जितनी भी नदी हैं उसका 20% जो पानी है वो अकेले अमेज़न रिवर में है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी विशाल नदी होगी। ठीक है, तो ये अब थोड़ा इसको मैप में भी देख लेते हैं, ये कहाँ पर किन किन देशों से होकर गुजरती है और कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ पर आपको बात करें हैं तो ये है पेरू देश। पेरू देश की ये बाउंड्री है इधर। ठीक है, थोड़े दूसरे उससे बता देते हैं, उससे ज़्यादा आसानी होगी समझने के लिए। तो यहाँ पर ये पेरू देश है। ठीक है, इसकी एक बाउंड्री है, तो ये पेरू देश यहाँ पर आता है और यहीं से ओरिजिनेट होती है यहाँ पर जो एंडीज माउंटेन है। ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे ये माउंटेन्स यहाँ पर फैले हुए हैं। ठीक है, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक, ये चिली तक ये फैले हुए हैं। तो यहाँ पर जो पेरू है, पेरू देश है, तो यहाँ का जो एंडीज माउंटेन्स का पार्ट यहाँ पर पड़ता है, तो वहीं से ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है, इसका उद्गम होता है यहाँ से कुछ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं पेरू में और तब ये जाती हैं कहाँ पर, और यहाँ से लेकर ये जाती हैं फिर इस तरीके से बहुत सारे कंट्री से होकर। ठीक है, और इसमें बहुत सारे देश जो आसपास के हैं, यहाँ से भी इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो यहाँ पर इस अमेज़न रिवर में आकर मिलती हैं। ठीक है, और ये ख़त्म होती हैं यहाँ पर अटलांटिक ओशन में। ठीक है,
यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं एंडीज़ माउंटेन से लेकर, जो कि पेरू में स्थित है, पेरू देश में, और फिर जाकर यहाँ पर जो ब्राज़ील है उसमें से गुजर कर यहाँ पर अटलांटिक ओशन में ये जो नदी है यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारी जो नदियाँ हैं, ठीक है, ये बहुत सारी जो नदियाँ हैं तो ये इसी में आकर मिलती हैं अमेज़न रिवर में। तो इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर हैं। ठीक है, वो राइट साइड से भी लेफ़्ट साइड से भी आती हैं और राइट साइड से भी बहुत सारी जो सहायक नदियाँ हैं इसकी वो आती हैं अलग अलग देशों से। तो सभी का पानी इसमें इकट्ठा हो जाता है और तभी दुनिया की सबसे बड़ी रिवर इसको कहा जाता है, क्योंकि इतनी सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं इन सब का पानी इसी में आकर यहाँ पर वो हो जाता है, इसमें आ जाता है इस रिवर में। तो ये एक बहुत विशाल नदी ये बन जाती है। अब बात करते हैं इसके कुछ फैक्ट्स की, अदर फैक्ट्स इसमें कौन कौन से हैं। तो बात करें इसकी फ्लो मतलब कि किस साइड से किस साइड को लेकर ये फ़्लो होती हैं। तो वेस्ट से लेकर ईस्ट डायरेक्शन में ये फ़्लो होती है, पश्चिम से लेकर पूर्व में। ठीक है, ये है पश्चिम वाला इलाका यहाँ पर, ठीक है, वेस्ट वाला इलाका यहाँ से लेकर और यहाँ इस तरीके से पूर्व में, ठीक है, ईस्ट साइड में ये ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से पश्चिम से लेकर पूर्व तक ये बहती है। ठीक है, पश्चिम में जो एंडीज़ माउंटेन है यहाँ से लेकर और पूर्व में जो अटलांटिक ओशन है यहाँ पर ये अपना जल पूरा विसर्जित कर देती है अटलांटिक ओशन में। तो ये इसकी फ्लोइंग वो है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी जो ये कहाँ पर लाई करता है। ये जो रिवर है अमेज़न, ये कई बार इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा को कई बार मल्टीपल टाइम्स ये काटती है। ठीक है, भूमध्य रेखा को, क्योंकि ये जो सारा क्षेत्र है ये भूमध्य रेखा के आसपास ही आता है, ये पूरा अमेज़न फॉरेस्ट वाला क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा जो अमेज़न फॉरेस्ट है ये यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्राज़ील में, मेनली यहाँ पर ब्राज़ील में, और भी देशों में है लेकिन मेनली ये ब्राज़ील में इसका बहुत बड़ा पार्ट आ जाता है अमेज़न फॉरेस्ट का। ठीक है, और अमेज़न फॉरेस्ट के बीच से ही ये नदी बहती है अमेज़न रिवर। ठीक है, उसी के नाम पर ये नाम पड़ा है। तो जो ये इसका बेसिन है अमेज़न रिवर का बेसिन, ये इक्वेटोरियल रीजन यानी कि भूमध्य सागर वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, इसका जो बेसिन है पूरा अमेज़न बेसिन के बारे में बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है, पूरा एरिया कितना है ड्रेनेज का बेसिन का, तो ये है 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का बड़ा सा बहुत ही विशाल एरिया इसको मतलब कि ये कवर करता है अमेज़न बेसिन का ये एरिया है। ठीक है, जो कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में, जैसे कि हमने कहा कि मेनली ये ब्राज़ील में 60% इसका बेसिन लाई करता है। उसके बाद पेरू, कोलंबिया, बोलीविया, इक्वेडोर और वेनेजुएला है, इन सब कंट्रीज़ में कुछ कुछ इसका हिस्सा पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल, वो भी यहीं पर लाई करता है। ठीक है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में, और अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बीच से ही बहती है ये अमेज़न रिवर। तो ये अब देखते हैं इसके क्लाइमेट और हाइड्रोलॉजी के बारे में। क्लाइमेट कैसा है, तो क्लाइमेट टाइप की बात करें कि क्लाइमेट इसका कैसा है, तो वो है इक्वेटोरियल यानी कि भूमध्य रेखीय क्लाइमेट, जो भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। और वो कौन सा है, हॉट एंड वेट, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और वर्ष भर यहाँ पर बारिश होती रहती है। तो इस प्रकार का यहाँ पर क्लाइमेट है। ठीक है, तो ये है। यहाँ पर रेनफॉल की बात करें तो 200 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक दर से यहाँ पर रेनफॉल होती रहती है। ठीक है, क्योंकि ये भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट हैं वो भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं तो वो यहाँ पर पाए जाते हैं, सदाबहार वन। तो अब बात करते हैं इसके रिवर फ्लो, जो यहाँ पर जो नदियाँ हैं तो वो वर्ष भर यहाँ पर वो होती हैं, मतलब कि सदाबहार नदियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, तभी तो ये जंगल यहाँ पर बहुत सारे जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं उनका यहाँ पर उनकी उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर वर्षा साल होती रहती है। ठीक है, और जो यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स हैं
ठीक है, जो अमेज़न हो गई या फिर इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हो गई, सहायक नदियाँ, तो उनमें जो पानी आता है तो वो हैवी रेनफॉल, यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर रेनफॉल होती है 200 से 300 सेंटीमीटर एनुअली, तो उससे यहाँ पर इन नदियों को पानी मिलता है। ठीक है, इन ट्रिब्यूटरीज़ को, और जो अमेज़न रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज़ बहुत सारी हैं। ठीक है, और अमेज़न रिवर इतनी विशाल इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं उनका पानी इस अमेज़न रिवर में आता रहता है साल भर। तो ये मेजर ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें तो कौन कौन सी हैं, तो लेफ़्ट बैंक यानी कि लेफ़्ट साइड से आने वाली ट्रिब्यूटरीज़ और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़, बोथ आर इम्पोर्टेंट्स। ठीक है, बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। ठीक है, दाएं साइड से आने वाली और बाएं साइड से आने वाली। बात करें इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ की, तो मेडियरा रिवर इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज़ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तापाजोस रिवर इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और सिंगो रिवर, ठीक है, ये हैं इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़। लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें कि जो लेफ़्ट साइड से आती हैं, तो उसमें है रियो नेग्रो, जपूरा रिवर, तो ये इसकी मेजर लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ यानी कि सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, और रियो नेग्रो जो रिवर है, जो कि अमेज़न रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। और अमेज़न नदी, जब रियो नेग्रो और अमेज़न आपस में मिलती हैं, इनका जो संगम होता है, ये बहुत ही फेमस, दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस एक वाटर फिनोमिना है। ठीक है, ये देखने लायक होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर जब इन दोनों नदियों का संगम होता है। तो ये भी इसके फीचर्स हैं। यूनिक फीचर्स की बात करें, कौन कौन सी इसकी मुख्य विशेषताएं हैं इस रिवर की, तो ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डिस्चार्ज, यानी कि इसमें वाटर बहुत ज़्यादा इसमें शामिल है। ठीक है, पानी बहुत ज़्यादा ये अटलांटिक ओशन में ले जाती है अपने साथ। तो जो अमेज़न रिवर के बाद की जो लार्जेस्ट 7 रिवर्स हैं दुनिया की, अमेज़न रिवर के बाद दुनिया की 7 सबसे बड़ी जो नदियां हैं, तो उन 7 नदियों में जितना पानी है उससे ज़्यादा इस अमेज़न रिवर में पानी है। ठीक है, उन 7 नदियों में जितना पानी है तो उससे भी ज़्यादा अमेज़न रिवर में पानी है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये जो अमेज़न रिवर है ये कितनी विशाल हो सकती है। ठीक है, कितना पानी इसमें हो सकता है, कितनी बड़ी हो सकती है, कितनी चौड़ी इसकी चौड़ाई हो सकती है और कितनी गहराई हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी एक नदी है। ठीक है, एस्चुरी की बात करें कि इसके डेल्टा, तो डेल्टा ये नहीं बनाती, कोई इसका डेल्टा नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ज्वार वगैरह, टाइड्स वगैरह होते हैं समुद्र की ओर से आने वाली, वो लगातार आते ही रहते हैं। यहाँ पर ज्वार बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, जो समुद्र से जो पानी होता है तो यहाँ पर इस नदी की तरफ ही आता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो डेल्टा है उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता। ठीक है, और दूसरा कारण ये भी है इसका कि यहाँ पर जो ये नदी है अमेज़न रिवर, ये बहुत ज़्यादा हैवी डिस्चार्ज, यानी कि बहुत सारा पानी अटलांटिक ओशन में छोड़ती रहती है, तो यहाँ पर डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये भी है। और ये एक तरीके से वाइड बहुत ही चौड़ी एस्चुरी का निर्माण करती है अटलांटिक ओशन में। ठीक है, इसके तट पर, अटलांटिक ओशन के तट पर बहुत बड़ी एस्चुरी का निर्माण करती है। अब रिवर आइलैंड्स की बात करें, रिवर आइलैंड्स मतलब जो रिवर आइलैंड को फॉर्म करती हैं, बनाती हैं। जैसे रिवर है, ऐसे जाती हैं रिवर। ठीक है, और कई कई बार ये होता है कि ये 2 धाराओं में बढ़ जाती हैं, 2 शाखाओं में बढ़ जाती हैं, ऐसे करके। ठीक है, और आगे फिर यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, और बीच में तब एक द्वीप का निर्माण हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है रिवर आइलैंड। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है रिवर आइलैंड। तो मोराजो आइलैंड जो है, ये दुनिया के सबसे बड़े रिवर आइलैंड में से एक है, जो कि अमेज़न रिवर पर बना हुआ है, मोराजो आइलैंड। ठीक है, तो ये है। तो रिवर आइलैंड का भी ये फॉर्मेशन करती है। नेविगेबिलिटी यानी कि नेविगेशन जो नदियों में होता है बोट, नाव के द्वारा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। तो ये जो नदी है, इसका 4000 किलोमीटर का जो एरिया है इस नदी का, ठीक है, कुल लंबाई है यहाँ पर, मतलब कि 4000 किलोमीटर तक यहाँ पर ये नेविगेबल है। यहाँ पर नाव, बोट वगैरह यहाँ पर चलाई जाती है।
ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए एक इम्पोर्टेंट ये नदी बन जाती है। ठीक है, क्योंकि ये 4000 किलोमीटर तक यहाँ पर नेविगेबल एरिया है और एक तरीके से ये ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक सोर्स बन जाती है डेंस फॉरेस्ट रीजन में, क्योंकि अंदर आप सड़क से नहीं जा सकते और न ही यहाँ पर सड़क बनाए जा सकते हैं इस घने जंगल में। तो एक तरीके से ये जो नदी होती है यही एक ट्रांसपोर्ट का एक महत्वपूर्ण एक सोर्स बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन नदी के थ्रू ही होता है, अमेज़न रिवर के थ्रू। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ट्रांसपोर्टेशन का एक अहम जरिया बन जाती है अमेज़न रिवर। ठीक है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये जाना जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ, यानी कि धरती के फेफड़े, इनको कहा जाता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट को। ठीक है, रेन फॉरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, वर्षावन। तो ये दुनिया का मतलब पृथ्वी का फेफड़ा इनको कहा जाता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट को। शायद दुनिया का जो 20% जो ऑक्सीजन है तो वो यहीं से आता है अमेज़न फॉरेस्ट से। ठीक है, तो इसीलिए इसको धरती का फेफड़ा कहा जाता है। अब दुनिया की जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है उसका 10%, यानी कि जो जीव जंतु या पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो अकेले अमेज़न फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, तो उन सभी का घर भी है ये। ठीक है, दुनिया की जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है 10% की, तो वो यहीं पर पाई जाती है अमेज़न रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, पेड़ पौधे, फ्लोरा फोना, सब जो जीव जंतु हैं तो वो यहीं पर उनकी बहुत सारी जो स्पीसीज़ हैं वो यहीं पर पाई जाती हैं। अब दोस्तों, एक तरीके से जो ये वर्षावन है, रेन फॉरेस्ट, ये दुनिया के जो ग्लोबल क्लाइमेट है, वैश्विक जो जलवायु है उसको भी ये प्रभावित करता है, उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, तो इसको भी ये प्रभावित करता है और जो कार्बन साइकिल है उसको भी ये रेगुलेट करता है। तो इस प्रकार से इसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ग्लोबल लेवल पर भी। अब बायोडाइवर्सिटी की बात करें, कौन कौन से यहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स की यहाँ पर स्पीसीज पाई जाती हैं, तो एनिमल की बात करें तो यहाँ पर एनाकोंडा जो सांप की स्पीसीज है। ठीक है, तो वो यहीं पर पाई जाती हैं, क्योंकि एनाकोंडा के लिए सबसे बढ़िया यहाँ पर जलवायु यहीं पर मिल जाती है अमेज़न रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, क्योंकि उनको हॉट और जो दलदली भूमि होती है उस प्रकार का क्लाइमेट यहाँ पर सूट करता है, तो एनाकोंडा यहाँ पर मिल जाता है। जगुआर यहाँ पर पाए जाते हैं जो बहुत ही खतरनाक शिकारी होते हैं, और पिंक रिवर डॉल्फिन भी यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, रिवर डॉल्फिन जो कि पिंक यानी कि गुलाबी कलर की होती हैं। ठीक है, ये कहीं और नहीं पाई जाती, यहीं पर पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से कुछ अनोखी स्पीसीज़ का भी ये घर है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पर डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं, यानी कि घने सदाबहार वन यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर वर्ष भर यहाँ पर जो बारिश होती है वो होती ही रहती है। ठीक है, रोज़ यहाँ पर बारिश होती है। तो इस प्रकार से डेंस फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं, घने एकदम। रबर, महोगनी, इस प्रकार के यहाँ पर प्लांट्स पाए जाते हैं। ठीक है, रबड़ के हो गए, महोगनी इत्यादि, इस प्रकार के प्लांट्स यानी कि वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये अब बात करते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज़। कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज़ यानी कि प्रॉब्लम, समस्याएं भी यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, इस फॉरेस्ट, इस बेसिन में। तो जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, जो अमेज़न जंगल है यहाँ पर जो धीरे धीरे यहाँ पर पेड़ों की जो वनों की कटाई हो रही है वो बहुत तेज़ी से हो रही है, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए हो या फिर जो अपने पशुओं को चराने के लिए जो फील्ड की ज़रूरत होती है तो उसके लिए। तो डिफॉरेस्टेशन की भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ती है आज के समय में। ठीक है, जो कि बहुत ही एक मेजर एनवायरमेंटल इशू है। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो यहाँ पर जो धीरे धीरे यहाँ का जो रेनफॉल है उनमें एक ये धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर रेनफॉल है वो धीरे धीरे यहाँ पर कम होती जा रही है, जिससे ये होगा कि जो क्लाइमेट चेंज है उसमें अनबैलेंस एक तरीके से आ जाएगा, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होगा भविष्य में। तो ये भी है। फायर्स, यानी कि यहाँ पर जंगलों में लगातार आग लगती जा रही है। ठीक है, जो आग की यहाँ पर समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो इस प्रकार से भी यहाँ पर जंगलों को नुकसान हो रहा है। ठीक है, जिससे ये होगा कि जो क्लाइमेट है उनमें एक असंतुलन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। माइनिंग एंड डैम्स, इनकी भी यहाँ पर लगातार जो माइनिंग है, ठीक है, खनन है या डैम्स यहाँ पर बन रहे हैं,
ठीक है, जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं अमेज़ोन की, इन नदियों पर यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, तो इन सभी एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है भविष्य में। तो ये भी है, कुछ मेजर यहाँ पर कंसर्न्स बताए जा रहे हैं जो कि ग्लोबल इकोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़ सकते हैं भविष्य में। तो ये भी है। अब दोस्तों इसका इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस भी यहाँ का बहुत सारा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहीं से रोज़गार प्राप्त होता है इसी अमेज़ोन रेन फॉरेस्ट से। तो ये भी है। और जो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है, जो नदी है, नदी की बात करें अमेज़ोन रिवर की, तो ये एक बहुत ही एक ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, इनलैंड ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सड़क वगैरह यहाँ पर नहीं होती, तो जो ट्रांसपोर्ट, जो परिवहन का काम करती हैं वो नदी ही यहाँ पर करती है। ठीक है, परिवहन जो नदी होती हैं वही इसी के थ्रू यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता रहता है। ठीक है, यहाँ पर पुल नहीं बनाए जाते इस नदी पर, क्योंकि यहाँ का जो पानी है वो कभी कम ज़्यादा यहाँ पर होता रहता है अमेज़ोन नदी में। तो यहाँ पर जो सबसे जो अच्छा जो ट्रांसपोर्ट का एक सिस्टम है वो नदी ही होती है, अमेज़ोन रिवर। ठीक है, या फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियाँ। फिशिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा एक वो है, साधन है। ठीक है, ये नदी फिशिंग के लिए भी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ के लोगों के लिए, जो यहाँ पर लोकल्स काम करते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर एक इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण जरिया है ये नदी। ठीक है, फिशिंग के लिए। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, जो डैम्स यहाँ पर बनाए जाते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज पर, या ठीक है अमेज़न रिवर की ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियों पर, तो ये इससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक आमदनी यहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट रिसोर्सेज, यहाँ से फॉरेस्ट के जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, अमेज़ोन जंगल से, तो वो भी लगातार प्राप्त होते रहते हैं। ठीक है, तो लोकल लोग जो होते हैं उनके लिए एक फॉरेस्ट के जो रिसोर्सेज हैं ये भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्राप्त होते रहते हैं। तो चाहे वो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो, या फिर लकड़ियाँ हो, या फिर जंगलों से आने वाले और भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो इस प्रकार से ये इकोनॉमी का भी एक इम्पॉर्टेंट साधन बन जाता है ये पूरा अमेज़ोन फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये है। तो समझ ही गए होंगे कि इसका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आज के समय में अमेज़ोन का। तो ये है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।